प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व क्लास में हमारा विषय जो चर्चा का था वो था काव्य की परिभाषाएं। काव्य के बारे में विद्वानों ने क्या क्या बताया उसके बारे में हमने कुछ संक्षिप्त में चर्चा की थी। अब इस क्लास में हमारा वही विषय है काव्य की परिभाषाएं। काव्य के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है। मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया कि काव्य की सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताई है और उसके पश्चात अग्नि पुराण बताई है। उसके बाद भामार कवि ने बताया है, उसके पश्चात दंडी ने बताया है, उसके पश्चात दंडी ने अलंकार के बारे में बताया है। अब इसी के साथ ही 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो संस्कृत के और भी प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने काव्य की परिभाषा, काव्य का अर्थ आदि के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से दो प्रसिद्ध विद्वान हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो विद्वान है आचार्य विश्वनाथ। देखिए, आचार्य विश्वनाथ का काव्य के विवेचन में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो काव्य की परिभाषा दी है, अर्थात इन्होंने परिभाषा बताया है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम यानी ऐसा वाक्य जो रस से युक्त हो, जिसमें मिठास हो, जिसमें मधुरता हो, ऐसे काव्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, काव्य। अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। ये परिभाषा देने वाले आचार्य विश्वनाथ थे। यानी रसात्मक, यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है ना। इसके पश्चात आते हैं, वो हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने भी काव्य की परिभाषा में कहा है कि काव्य, पंडित जगन्नाथ के अनुसार भी, या पंडित जगन्नाथ ने भी काव्य की परिभाषा दी है, काव्य के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है और उन्होंने भी काव्य के रूप से एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने काव्य के बारे में कहा है कि रमणीयात् प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा यह है कि रमणीयात् प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। रमणीय का मतलब होता है सुनहरा। रमणीय का मतलब होता है जो श्रोता को, पाठक को, दर्शक को, अध्ययनवेत्ता को, पाठक लोचक को कोई भी काव्य को पढ़ते हैं उसको अथाह आनंद की अनुभूति होती है, रमणीय मधुरता उत्पन्न होती है, मन प्रफुल्लित होता है। ऐसे काव्य के पंक्तियों को पंडित जगन्नाथ ने क्या बताया है, काव्य कहा है, ठीक है ना। ये विद्वान तो थे हमारे संस्कृत साहित्य के विद्वान। बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने काव्य की परिभाषाएं अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने स्वविवेक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, जो परीक्षा में आने लायक हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में, संस्कृत साहित्य के विद्वान के बारे में हमने संक्षेप में यहाँ पर चर्चा की थी। मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया है कि काव्य शब्द को लेकर के 3 साहित्य में इसकी विवेचना की गई है। काव्य की सर्वप्रथम परिभाषा है, काव्य की सर्वप्रथम विवेचना संस्कृत में हुई है, उसके पश्चात आंग्ल साहित्य में हुई है, उसके पश्चात हमारी हिंदी साहित्य में इसका अवतरण हुआ है। तो हमने सर्वप्रथम काव्य की जो परिभाषा है संस्कृत के आदि कवियों ने जो दी है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब हमारे सामने उपस्थित हैं पाश्चात्य विद्वान, यानी जो आंग्ल साहित्य जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी काव्य को लेकर के बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग मत प्रकट किए हैं, अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। ध्यान दीजिए, संस्कृत में जिस शब्द को हम काव्य पढ़ते हैं, हिंदी में वही शब्द हमारे लिए कविता शब्द प्रयुक्त होता है। संस्कृत साहित्य में जिस शब्द को हम काव्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में वो शब्द कविता माना जाता है। कविता कहो
हिंदी में कविता तो संस्कृत में काव्य। उसी प्रकार से हमारे आंग्ल में भी, अंग्रेजी साहित्य में भी इन्होंने कुछ कविता को पोएम्स, जो कविता है उसको पोएम्स के रूप में अंग्रेजी साहित्य में उसको विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो ध्यान देने की बात है, संस्कृत में काव्य शब्द को काव्य कहेंगे, हिंदी में काव्य शब्द को कविता कहते हैं और आंग्ल में इसको पोएम्स कहते हैं। पोएम्स का मतलब कविता, ठीक है ना। तो जो जैसे देश में अपने परिवेश के अनुसार जैसी उसकी संस्कृति थी, जैसे उसके रहन सहन था, जैसे उसके परिवेश था, जैसे उसके मनोरंजन के साधन थे, और उसी मनोरंजन के साधन जो जो उनके लोकगीत प्रचलित हुए, और लोकगीतों के माध्यम से जो कवि विशेष लोगों की जो भावनाएं उमड़ पड़ी, वही भावनाएं धीरे धीरे एक कंठ के माध्यम से दूसरे कंठ के बाद तीसरे कंठ तक फैलता रहा, और उसी काव्य, उसी पंक्तियों को विद्वानों ने, कोई व्यक्ति तो काव्य कहते हैं, तो कोई उसको कविता कहते हैं, तो कोई उसको पोएम्स कहते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो पाश्चात्य साहित्य के जो विद्वान हैं, इन्होंने काव्य शब्द को लेकर के क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, मैं विस्तार से तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो परीक्षा में आने की, जो परीक्षा में की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है, कुछ विद्वानों के नाम मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको उसको कंठस्थ करना है, रटना है, ये परीक्षा में आने लायक है। ध्यान देने की बात है, कुछ परिभाषाएं आपको रटना है, कुछ परिभाषा भी आ जाएगी कि प्रस्तुत पंक्ति किसने कही, ये प्रस्तुत कथन किसका है, कविता के बारे में किसने कहा। ध्यान देने की बात। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो पाश्चात्य विद्वान है कवि ड्राइडन, पाश्चात्य विद्वान कवि ड्राइडन ने कविता के बारे में क्या बताया। कविता का मतलब वही पोएम्स यानी कविता, ठीक है ना। इन्होंने पाश्चात्य विद्वान ने कविता के बारे में क्या बताया, उन्होंने कहा कविता सुस्पष्ट संगीत है। क्या बच्चों, कविता सुस्पष्ट संगीत है। बहुत अच्छी बात है। आज हम ग्रामीण परिवेश में चले जाए, ग्रामीण परिवेश के लोग जब कोई तीज त्योहार उत्पन्न होता है, उनके कंठों से मधुर गदगद जो हमें प्रफुल्लित करने वाली जो राग है, लोकगीत उमड़ पड़ते हैं, और वो लोकगीत उसकी संस्कृति है, वो उनकी सभ्यता है, वो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं। इसीलिए पाश्चात्य विद्वान कवि ड्राइडन ने भी यही कहा है कि कविता यानी काव्य वह है जो सुस्पष्ट संगीत है, जो किसी व्यक्ति विशेष के गलों के माध्यम से, राग के माध्यम से फूट पड़ते हैं, उसी को उन्होंने सुस्पष्ट संगीत की परिभाषा को उन्होंने क्या बताया है, काव्य अर्थात कविता बताया, अर्थात पोएम्स बताया है। तो अगले विद्वान है, बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए, ध्यान देने की बात विद्यार्थी, बहुत अच्छे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और वो है प्रसिद्ध कवि कोलरिज। प्रसिद्ध कवि कोलरिज के अनुसार कविता क्या है। प्रसिद्ध कवि कोलरिज ने भी कविता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि सर्वोत्तम शब्द, सर्व प्लस उत्तम, जो कवि के मन में जो अच्छे अच्छे शब्द जो उत्पन्न होते हैं, जो दूसरे के हृदय को छू लेते हैं, जो दूसरे की संवेदनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में जो व्यवस्थित रूप से उपस्थित करके उसको लिख देता है, वो ही कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में लिखना क्या है, वो कविता होती है। व्यक्ति एकांत में बैठता है, उसके एकांत में कोई विषय वस्तु दिखती है, या कहीं पर राह में चलता है, कोई विषय वस्तु दिखती है, और उस विषय वस्तु के मन में उसकी जो विषय वस्तु उत्पन्न होती है, और वो एकांत में बैठकर उसको लिपिबद्ध कर लेता है, वही कविता है। इसलिए वो कविता कैसी है, सर्वोत्तम शब्दों का चयन करते हुए उसी सर्वोत्तम शब्दों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कविता कहते हैं, अर्थात उसको पोएम्स कहते हैं। ये बात कहने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान कोलरिज। तो अगले हैं विद्वान मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कविता की अलग परिभाषाएं दी है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कविता की परिभाषा में कहा है, उन्होंने परिभाषा अलग रूप से कहा है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कोई व्यक्ति आलोचनाओं से घबरा जाता है,
कोई व्यक्ति आलोचना को पसंद ही नहीं करता है। लेकिन ये मैथ्यू अर्नोल्ड्स कहते हैं कि कविता का मूल संदर्भ क्या है? आलोचना है। ठीक है ना? कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना होती है, वही कविता है। ठीक है ना? ये विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान, उन्होंने जीवन की आलोचना को मूल रूप से कविता का भाव बताने वाले हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड्स। अगले विद्वान, ध्यान दीजिए, विद्वान का नाम नहीं बताया, यहाँ पर मैंने उस परिभाषा लिखी है। देखो, परीक्षा प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी प्रकार के संशय में नहीं पढ़ना है, तो ध्यान देने की बात है। ये भी आ सकता है परीक्षा में, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। प्रस्तुत परिभाषा किसने दी? आप परीक्षा में देखोगे, मैथ्यू अर्नोल्ड्स। ठीक है ना? ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। प्रस्तुत परिभाषा देने वाले कौन है? प्रसिद्ध विद्वान कॉलेज। इसी प्रकार से कविता सुस्पष्ट संगीत है, ये बात कहने वाले कौन है? पाश्चात्य विद्वान ड्राइडर। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों, ध्यान देने के बाद प्रश्नों को कैसे घुमा फिरा के दे सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लाना है, परीक्षा में प्रश्न कैसे हैं और हमको उसको कैसे याद करना है। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। इतनी गजब की बात होती है। ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोभावों से फूटता है, वो ही कविता है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? ये बात किसने कही है? अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि है वर्ड्सवर्थ। इन्होंने ये बात कहा है। क्या कहा है? कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। एक बच्चा, उदाहरण देता हूँ, बच्चा होता है, आप उसको जरा धमका के बैठ दो, जैसे उसकी माँ आती वो कैसे बपक फूटता, कैसे अपनी माँ के सामने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है, रोता है। ठीक उसी प्रकार से जो कवि होता है, प्रकृति की छटाओं को देख करके, किसी व्यक्ति विशेष के मनोदशा को देख करके, किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु को देख करके उसके मानस पटल में जो विचार उत्पन्न हो जाते हैं, और उसी विचारों को वह अपने अनुभूति में संजो करके रखता है, और एक प्रबल वेग के माध्यम से वो फूटता है, और वो भी कब? शांति के समय में मनोभाव के रूप में फूटता है, वो ही कविता होती है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विद्वानों के साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषा, काव्य के अर्थ के बारे में जो बात कही है, उसके बारे में हमने अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम काव्य के अर्थ के में भी हम जो हमारे हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, उसके बारे में संक्षिप्त हम अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।